पार्ट 2 का कल कर चुके हैं। आज हम इससे आगे सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं जलीय विलयन, इसमें देख सकते हैं आप जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जब आप किसी अम्ल और क्षार को जल में विलयन करते हैं या मिलाते हैं तो क्या होता है। जल की उपस्थिति में H आयन उत्पन्न करते हैं। जो आपके अम्ल है, जब आप किसी अम्ल को जल में मिक्स करोगे तो उसमें क्या होगा, H आयन उत्पन्न करेगा। और जो हमारे क्षारक होते हैं वो क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। जैसे ये NOH है, ये OH आयन दे रहा है। ऐसे आप ये देख रहे हो HCl, ये Cl आयन दे रहा है और H आयन दे रहा है ऊपर। तो ये जो हमारे अम्ल होते हैं ये H आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो OH आयन देते हैं। ये आपको याद रखना है। ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और जल, अम्ल जल में मिलाया जाए तो क्या होगा, और अम्ल को जल में मिलाया जाए तो क्या होगा। जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाने पर सावधानी बरतनी। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मीय होती है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि इसमें आग भी लग सकती है। इसलिए इसमें कहा जा रहा है, आपको इस प्रैक्टिकल में दिखाया जा रहा है, दोनों प्रैक्टिकल एक ही है। ये गलत लगा हुआ क्रॉस या आप नहीं करना कि आपको जल को अम्ल में नहीं मिलाना। आपको अम्ल लेना है किसी बीकर में, उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके अम्ल मिलाएंगे और उसे हिलाते रहेंगे बीच बीच में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सभी क्रिया में बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और जो आपको हानि पहुंचा सकती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हमेशा जल में क्या मिलाएंगे, अम्ल या क्षार मिलाएंगे, ना कि अम्ल या क्षार में जल मिलाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप अम्ल में जल मिला दोगे तो H आयन बनाएगा और H आयन जब बनेंगे तो उसमें क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और वो वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा देगा और उससे आपको आग भी लग सकती है और हानि पहुंच सकती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, जल में ही अम्ल को मिलाएंगे, ऐसी क्षार को ही जल में मिलाएंगे, बूंद बूंद करके और उसे हिलाते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा भी है बड़े बड़े शब्दों में। इसमें लिखा है कि कांच का पात्र अधिक ताप के कारण क्या होता है, टूट सकता है। मतलब जिस जार में आप अम्ल जल में मिलाएंगे तो उसमें ज़्यादा उत्पन्न ऊर्जा हो जाएगी तो उससे जार वो टूट सकता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आप उसमें कभी भी जल नहीं मिलाएंगे, हमेशा जल में अम्ल को ही बूंद बूंद करके मिलाएंगे और उसे हिलाते रहेंगे। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है, अम्ल, धातु और लवण H2। अम्ल की क्रिया है, अम्ल किस किस से क्रिया करता है और क्या क्या देता है, आप यहाँ दिखा दें। जब अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो H2 गैस देता है और धातु ऑक्साइड के साथ जल देता है। धातु कार्बोनेट के साथ लवण CO2 जल देता है और धातु बाइकार्बोनेट के साथ ये देता है। ये आपके प्रोडक्ट है। ऐसी क्षारीय विक्रिया दिखा रखी है चारों ओर आपको। ये क्षारीय क्रिया जो मैं आपको कल पीछे पढ़ा चुका हूँ। अम्ल और क्षार की समानताएं, सभी जितने भी अम्ल है वो H आयन देते हैं और क्षारक होते हैं वो OH आयन देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है इसे तन्वित हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन इतने इतने बनते हैं, इसकी कमी हो जाती है। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद आगे अम्ल और क्षार की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता के कारण H आयन और उसकी OH आयन होते हैं। इससे जिसके अंदर ज़्यादा H आयन होंगे वो आपका ज़्यादा अम्लीय होगा, जिसके अंदर OH ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है। आगे देखिए, अम्लीयता भी बढ़ती जा रही है, ऐसी क्षारीयता बढ़ती जा रही है इसकी, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, जो आपका अम्ल होता है उसकी pH 7 से कम होती है, बीच वाला है जो। और जो क्षारीय होता है उसकी pH 7 से अधिक होती है और जिसकी 7 के बराबर होते हैं उदासीन होता है। उदासीन क्या होता है, आपको जल होता है। जल की pH 7 होती है, ना तो अम्ल है ना वो क्षार है। और pH जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। इसमें 0 से 7 तक हो गया आपका अम्ल, 7 हो गया आपका उदासीन और 7 से लेकर 14 तक आपका होगा क्षार। ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। दैनिक जीवन में pH का प्रभाव। पौधे और पशु में pH की संवेदनशीलता। हमारा जो शरीर है उसमें pH जो रहती है वो रहती है 7 से लेकर 7.8। ये हमारे शरीर की pH है। ये शरीर के जो हम खाना खाते हैं उसकी है। और जो हमारा पेट है उसके अंदर अम्ल भी होता है HCl, वहाँ पे pH उसकी कम हो जाती है थोड़ी। बाकी वैसे सब जगह क्षारीय ही है और जगह यही रहती है।
सिर्फ हमारा जो अमाशय है वहाँ पे पीएच 5.3 के आसपास होती है, लगभग अम्लीय होती है। बाकी सभी जगह उसकी पीएच वही रहती है। वर्षा का जल होता है उसकी पीएच 5.6 से होती है, कम होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ओके, आगे देखिए, ये आपका लास्ट है। मिट्टी में पीएच, हमारे पाचन तंत्र में पीएच, ये दिखा रखा मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे अमाशय में क्या होता है, एक अम्ल होता है, उसका नाम क्या होता है, HCl होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत से, अगर हम ज़्यादा खट्टे पदार्थ खाएंगे तो उससे हमारे दांतों का खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मुंह में पीएच का मान इतने से कम होने पर दांतों में छेद हो सकते हैं। मतलब 5.5 से ऊपर ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो फिर आपके दांत भी खराब हो सकते हैं। पशु और पौधों में उत्पन्न रसायन, ये पशु और पौधों में जैसे आपने देखा है मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द होता है। कौन सा अम्ल होता है, उसमें होता है आपका ये फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल होता है जो आपके मधुमक्खी डक्के में होता है। उसमें आप बेकिंग सोडा लगा देंगे तो उससे आपको आराम मिलेगा। बेकिंग सोडा मतलब साबुन मान लो, एक तरीके से सरफ मान लो। ऐसे ही हमारे और भी पौधे होते हैं जो इस तरीके से करते हैं। जितने भी काटने वाले छोटे छोटे चींटी हो गई, इन सब में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये टेबल फिर आ गई आपके नीचे।